Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. A trip to East Bengal and life at the मठ. ईस्ट बंगाल का भ्रमण और मठ का जीवन। एपिसोड 1। यह एपिसोड हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन के उस दौर में ले जाता है जब वे बेलूर मठ लौटकर अपने शिष्यों और गुरु भाइयों के साथ नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। मठ में शिक्षा, साधना और अनुशासन की धारा बह रही थी। स्वामी जी ने छात्रों को हस्तकला, स्वास्थ्य और चरित्र के महत्व का संदेश दिया। 1901 में बेलूर मठ को विधिवत ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया और स्वामी ब्रह्मानंद इसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए। प्रशासनिक चुनौतियों और कानूनी विवादों के बीच भी मठ को कर मुक्त धार्मिक संस्था के रूप में मान्यता मिली। इस दौरान स्वामी जी के अंतर्राष्ट्रीय मित्र जैसे जुल्स बॉ, मिस मैक्लियोड उनसे मिलने पहुंचे। फिर स्वामी जी ने अपनी मां की इच्छा और अपने गिरते स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्वी बंगाल की यात्रा आरंभ की। ढाका पहुंचने पर हजारों लोगों ने जय श्री रामकृष्ण देव के नारों से उनका स्वागत किया। वहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन और उपदेश के लिए उमड़ते। उनके प्रवचनों में ज्ञान, भक्ति और त्याग की अमिट छाप मिलती थी जो जनमानस को गहराई से छू जाती थी। पूर्वी बंगाल की प्राकृतिक छटा ने भी स्वामी जी को मोहित किया। नदियों, गांवों और हरियाली से भरे इस क्षेत्र को देखकर उन्होंने लिखा कि यह भारत के सबसे सुंदर हिस्सों में से एक है। ढाका में उनके व्याख्यान मैंने क्या सीखा है और हम जिस धर्म में जन्मे हैं आज भी उनके संदेश की गूंज सुनाते हैं। यह एपिसोड स्वामी जी की जीवंत छवि, उनकी करुणा और भारत के पुनरुत्थान के प्रति उनके अदम्य संकल्प की भावनात्मक प्रस्तुति है। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी और उनके शिष्य 24 जनवरी 1901 की सुबह मायावती से कलकत्ता पहुंचे और उसी दोपहर वे बेलूर मठ गए। उनके लौटने से उनके गुरु भाइयों और शिष्यों में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी चाहते थे कि वे लंबे समय तक उनके बीच रहें। मायावती जाने से पहले वे मठ में 18 दिन रहे थे। उस समय उन्हें यह देखने का पर्याप्त अवसर मिला था कि पश्चिम में उनके रहने के दौरान यहाँ कितनी प्रगति हुई है। विभिन्न प्रकार की कक्षाएं चल रही थी, शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था की गई थी और ध्यान तथा साधना के लिए निश्चित समय निर्धारित था। नए ब्रह्मचारी संघ में शामिल हुए थे और उनके शिष्य और गुरु भाई अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण तथा सेवा में पूर्ण मनोयोग से लगे हुए थे। स्वामी जी के मठ लौटने के कुछ ही समय बाद उन्हें बेलूर मिडिल इंग्लिश स्कूल के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया गया। चूंकि वह दिन रविवार था, यह संभवतः 27 जनवरी को हुआ होगा, न कि 22 तारीख जैसा कि प्रेस में प्रकाशित हुआ था। वास्तव में वे कलकत्ता 24 तारीख तक पहुंचे ही नहीं थे। उस अवसर पर श्रोताओं में प्रायः विद्यालय के विद्यार्थी और बेलूर के कुछ वृद्धजन सम्मिलित थे। स्वामी जी का अत्यंत व्यावहारिक भाषण 15 फरवरी को इंडियन मिरर में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने 3 बातों पर विशेष बल दिया। छात्रों को कोई न कोई हस्तकला अवश्य सीखनी चाहिए क्योंकि उसका महत्व केवल उपयोगिता में ही नहीं बल्कि शिक्षा में भी है। छात्रों का स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। चरित्र और शिष्टाचार का प्रशिक्षण पाना भी अनिवार्य है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में मिस मैक्लियोड जापान जाते समय कलकत्ता आई और स्वामी जी से मिली। स्वामी जी ने 2 फरवरी को मिसेज बुल को पत्र लिखा।
मैक्लियोड यहाँ हैं और मैं उनसे 2 बार मिल चुका हूँ। वह इधर उधर मिलने जुलने में व्यस्त है। मिसेज सेवियर के भी शीघ्र ही इंग्लैंड जाते हुए यहाँ आने की संभावना है। मैं उनके साथ इंग्लैंड जाने की आशा कर रहा था, परंतु अब परिस्थितियां ऐसी बनी हैं कि मुझे अपनी माताजी के साथ एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जाना होगा। स्मरणीय है कि मठ की संपत्ति के उचित प्रबंधन और बढ़ते संगठन से संबंधित सभी मामलों को कानूनी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से अगस्त 1900 में स्वामी जी ने पेरिस स्थित ब्रिटिश वाणिज्यिक दूतावास में एक ट्रस्ट डीड तैयार कराया था। अब इसका अंतिम रूप देवोत्तर ट्रस्ट के रूप में 30 जनवरी 1901 को निष्पादित किया गया। इस ट्रस्ट पत्र द्वारा स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की समस्त संपत्ति को एक न्यास मंडल के अधीन कर दिया, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अधीन कर दिया। इस मंडल में स्वामी ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, शिवानंद, शारदानंद, अखंडानंद, त्रिगुणातीतानंद, रामकृष्णानंद, अद्वैतानंद, सुबोधानंद, अभेदानंद और तुरीयानंद सम्मिलित थे। ये सभी श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। स्वामी जी ने जानबूझकर अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को इसमें शामिल नहीं किया ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी जटिलता उत्पन्न न हो। ट्रस्ट पत्र में यह प्रावधान किया गया कि न्यासीगण अपने मध्य से एक अध्यक्ष का चुनाव करें जिसका कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होगा। इस ट्रस्ट को विधिवत पंजीकृत कराने के लिए स्वामी जी स्वयं 6 फरवरी को एक वकील के साथ हावड़ा स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय गए। 2 दिन बाद हावड़ा उप रजिस्ट्रार कार्यालय से मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रति मठ में पहुंचा दी गई। स्वामी ब्रह्मानंद की डायरी के अनुसार रविवार 10 फरवरी को प्रातः 11 बजे न्यासियों की एक बैठक अध्यक्ष चुनने के लिए आयोजित की गई। 3 नाम प्रस्तावित हुए। स्वामी ब्रह्मानंद का नाम स्वामी प्रेमानंद ने प्रस्तावित किया और स्वामी शिवानंद ने उसका अनुमोदन किया। स्वामी रामकृष्णानंद का नाम स्वामी शारदानंद ने प्रस्तावित किया और स्वामी सुबोधानंद ने उसका अनुमोदन किया। स्वामी शारदानंद का नाम स्वामी ब्रह्मानंद ने प्रस्तावित किया। मतदान गुप्त रूप से बैलेट द्वारा कराया गया और इसके परिणाम स्वरूप स्वामी ब्रह्मानंद मठ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसके बाद स्वामी प्रेमानंद ने स्वामी शारदानंद को सचिव और स्वामी निर्मलानंद को सहायक सचिव नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का समर्थन स्वामी त्रिगुणातीत ने किया और यह सर्वसम्मति से पारित हो गया। उस बैठक में स्वामी विवेकानंद सहित 11 में से 8 न्यासी उपस्थित थे। स्वामी जी चाहते थे कि स्वामी अद्भुतानंद का नाम भी ट्रस्टियों की सूची में सम्मिलित किया जाए। जब उन्होंने इस विषय में अद्भुतानंद से बात की तो उन्होंने उत्तर दिया, मुझे इन सब झंझटों में रुचि नहीं है, कृपया मुझे इसमें शामिल ना करें। स्वामी जी ने समझाया, आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, केवल आपका नाम ही रहेगा, इसलिए आपको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। स्वामी ब्रह्मानंद ने भी उन्हें राजी करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्होंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, मैं इन सब बातों में नहीं रहना चाहता। बाली नगरपालिका ने मठ की संपत्ति पर कर लगा दिया था। उनका कहना था कि यह कोई धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक बगीचे वाला घर है जो स्वामी विवेकानंद की व्यक्तिगत संपत्ति है। इस कारण सितंबर 1900 में जिला न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया ताकि यह घोषित हो सके कि मठ नगरपालिका के करों से मुक्त है। यह मुकदमा कलकत्ता उच्च न्यायालय तक पहुंचा और अंततः 23 फरवरी 1901 को अदालत ने मठ के पक्ष में निर्णय सुनाया। प्रबुद्ध भारत अगस्त 1901 के अंक में इस समाचार को इस प्रकार प्रकाशित किया गया, बाली नगरपालिका हमारे बेलूर मठ को सार्वजनिक उपासना स्थल मानने को तैयार नहीं थी और उस पर कर लगाना चाहती थी। मामला अदालत में गया और हुगली के सब जज ने प्रारंभिक निर्णय मठ के पक्ष में दिया।
नगरपालिका ने इस निर्णय को उच्च अदालत में चुनौती दी। तत्पश्चात यह मामला हावड़ा के जिला मजिस्ट्रेट के पास मध्यस्थता हेतु भेजा गया, जिन्होंने मठ के दावे को स्वीकार किया और उसे गृह कर से मुक्त कर दिया। इसी वर्ष 17 फरवरी, जो उस वर्ष शिवरात्रि का दिन था, स्वामी जी ने मठ में अपने फ्रांसीसी मित्र श्री जूल्स बॉय का स्वागत किया। जब स्वामी जी को यह समाचार मिला कि बॉय कलकत्ता आ रहे हैं, तो उन्होंने 14 फरवरी को मिस मैक्लियोड को लिखा, यह जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई कि बॉय कलकत्ता आ रहे हैं, उन्हें तुरंत मठ भेज दीजिए, मैं यहां रहूंगा। संभव हुआ तो मैं उन्हें कुछ दिनों तक यहीं रखूंगा, फिर नेपाल जाने दूंगा। स्वामी जी का उद्देश्य था कि वे पेरिस में प्राप्त हुई आतिथ्य सेवा का प्रत्युत्तर दें, किंतु बॉय ने कलकत्ता के एक होटल में ठहरना पसंद किया। उसी समय मिस मैक्लियोड भी कलकत्ता में रह रही थी। वे पहले से ही बॉय को जानती थी, क्योंकि वे स्वामी जी के पेरिस अतिथि और तुर्की और मिस्र की यात्रा के सहयात्री रह चुके थे। कलकत्ता पहुंचने पर बॉय ने उनसे ग्रेट ईस्टर्न होटल में मुलाकात की और उन्हें उनके इस्पाती दृष्टिकोण और पवित्र किंतु अतृप्त मुखाकृति से पहचान लिया। बाद में बॉय ने स्वामी जी और बेलूर मठ की अपनी इस यात्रा के अनुभवों को अपनी फ्रेंच पुस्तक विजन्स डेल इंडे, विजन्स ऑफ इंडिया के 8वें अध्याय में दर्ज किया। इस अध्याय का अंग्रेजी अनुवाद बाबू गुरुदास सरकार ने किया और यह प्रबुद्ध भारत मार्च 1918 में प्रकाशित हुआ। उसमें से कुछ अंश आगे प्रस्तुत किए गए। स्वामी विवेकानंद छत पर खड़े हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखें मानो उनके मुखमंडल को ही निगल गई हैं। यह व्यक्ति, जिसकी रंगत कुछ सांवली है और जो आज से 6000 वर्ष पूर्व के आर्यों के समान वेशभूषा धारण किए है, धरती के मेरे कोने से इतनी दूर जन्मा, दूसरी भाषा बोलने वाला, दूसरे ईश्वर की उपासना करने वाला मेरे सबसे प्रिय मित्रों में से एक रहा है। वे कई सप्ताह तक पेरिस में मेरे निवास पर रहे। साथ ही हम कॉन्स्टेंटिनोपल, यूनान, मिस्र की यात्रा पर निकले। अपनी प्रतिभा, अपने तेज और प्रखर उन्माद के साथ उन्होंने मेरे लिए उस भारत को साकार कर दिया जिसे मैं अपने स्वप्नों की पितृभूमि, आदर्श का निवास और स्वर्गलोक मानता हूं। हम दोनों ने मिलकर नियति और परलोक से जुड़े सभी प्रश्नों पर गहन चर्चा की। जैसे महान टॉल्स्टॉय, जो अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, इस हिंदू में भी वही विशिष्टता है। वह अपने जीवन को अपने विचारों के अनुरूप ढालता है। उनके घर की दहलीज पर पहुंचते ही वे यही प्रथम वचन कहते हैं, मैं मुक्त हूं मेरे मित्र, मैं पुनः स्वतंत्र हुआ हूं, मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया है। धन मुझे बेरियों की तरह बांधे हुए था, अब मैं संसार के सबसे निर्धन देश का सबसे निर्धन मनुष्य हूं, किंतु रामकृष्ण का घर बन चुका है और उनके आध्यात्मिक परिवार को आश्रय मिल चुका है। स्वामी जी ने अपनी अमेरिकी शिष्या मिस मैक्लियोड को देखा और कोमल भाव से उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने हमें अपने लोगों से परिचित कराते हुए कहा, देखो ये मेरे भाई हैं और मेरे बच्चे हैं। शानदार पगड़ियों के नीचे खड़े युवा हमें देखकर मुस्कुराए। जीवन के साधकों की तरह अब भी उनकी आंखों में सरल निष्कपटता झलक रही थी। वृद्धजन, जो वेदों के ध्यान में निमग्न थे, अपनी तल्लीनता से बाहर आए। उनके झुके हुए ललाट पर शैव प्रतीक अंकित था। फिर स्वामी जी ने अपने एक शिष्य के पास से हुक्का लिया और एक कस खींचा। उसकी सुगंध ने वातावरण को गुलाब की महक सा भर दिया। उसके बाद उन्होंने हमें कमल के कुछ फूल दिए और कहा, आइए छत पर चले, मेरे मित्र आपके लिए नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। वहां से हमने अत्यंत भावुक कर देने वाला दृश्य देखा। आधा घंटे बाद स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अपनी कुटी में हमें टिफिन परोसा, जिसमें अंडे,
ताजा दूध, सुगंधित अनाज और आम सम्मिलित थे, परंतु वे स्वयं हमारे साथ बैठकर भोजन ना कर सके। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि वे हमें मांस नहीं दे सकते क्योंकि मठ में उसका उपयोग नहीं होता। एक शिष्य ने हमें हरे पत्ते में पान अर्पित किया। वे सभी पत्ते मठ के बगीचे से तोड़े गए थे। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, भारत में तो लोग हर जगह नशा करते हैं या चबाते हैं। हमारे लिए यह जीवन ही एक स्वप्न है और जिसे तुम लोग स्वप्न कहते हो वही हमारे लिए वास्तविकता है। बगीचे में एक भारतीय पीपल के वृक्ष के नीचे सन्यासी एक गोले में बैठे थे। वे सिर और पीठ को लयबद्ध ढंग से झुला रहे थे। जो सन्यासी अभी अभी हमारे साथ आए थे, उन्होंने एक विचित्र स्वर में गाना आरंभ किया। वह हमारे धार्मिक भजन की याद तो दिलाता था, किंतु वह अधिक तीखा और अधिक उल्लासपूर्ण था। बीच में आग जल रही थी जो धीरे धीरे धूसर राख में बदल रही थी। अग्नि के एक ओर भगवान शिव का त्रिशूल गड़ा हुआ था जिस पर मालाएं चढ़ी थी। सभी सन्यासी अपनी दृष्टि उस अग्नि पर टिकाए हुए थे जिसमें वे देवत्व का वास मानते थे, किंतु जुल्स बॉ नेपाल नहीं जा सके और मठ की इस यात्रा के बाद उन्होंने स्वामी जी को अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा। स्वामी जी ने 14 जून को जापान में रह रही मिस मैक्लियोड को पत्र में लिखा। जूल्स बॉ केवल लाहौर तक ही जा पाए। नेपाल में प्रवेश करने से रोक दिए गए। समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि वे गर्मी सहन नहीं कर सके और बीमार पड़ गए। फिर उन्होंने जहाज पकड़ा और बोन वायाज कर लिया। सुखद यात्रा। मठ में मिलने के बाद से उन्होंने मुझे एक पंक्ति भी नहीं लिखी। रविवार 24 फरवरी को श्री रामकृष्ण का 68वां जन्मोत्सव बेलूर मठ में बड़े धूमधाम से मनाया गया। दूर दराज से आए 30,000 से भी अधिक लोग इस उत्सव में सम्मिलित हुए। संकीर्तन दलों और अनेक आगंतुकों का स्वागत स्वयं स्वामी जी और उनके गुरु भाइयों ने किया। बड़ी संख्या में गरीबों को भरपेट भोजन कराया गया और कुछ को खिचड़ी प्रसाद हाथ में दिया गया। बेलूर मठ से जुड़े तत्कालीन प्रशासनिक कार्यों का निपटारा कर स्वामी जी अब उन आग्रहपूर्ण निमंत्रणों का उत्तर देने के लिए स्वतंत्र हो गए जो उन्हें ढाका और पूर्वी बंगाल के अन्य स्थानों से प्राप्त हुए थे, जिन्हें वे अस्वीकार नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त उनकी माताजी की प्रबल इच्छा थी कि वे उन्हें लेकर पूर्वी बंगाल और असम के पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा करें। इस यात्रा का एक और कारण उनका गिरता हुआ स्वास्थ्य भी था। केवल उनके नजदीक रहने वाले ही जानते थे कि उनकी सेहत कितनी शीघ्रता से बिगड़ रही है। स्वयं स्वामी जी भी अनुभव करने लगे थे कि उस समय की अवस्था में कोई भी कार्य जिसमें गहन मानसिक एकाग्रता और इच्छा शक्ति की आवश्यकता हो, उनके लिए असंभव था। इसलिए कलकत्ता में रहते हुए वे अपना अधिकांश समय या तो मठ में व्यतीत करते थे या बाग बाजार स्थित बलराम बाबू के घर पर। उनकी दिनचर्या मुख्यतः आसपास के शिष्यों को अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण देना, हल्का पठन पाठन करना और संसार के विभिन्न भागों से आए पत्रों का उत्तर देने तक ही सीमित रही। 18 मार्च की संध्या को स्वामी जी अपने अनेक सन्यासी शिष्यों के साथ पूर्वी बंगाल की यात्रा पर कलकत्ता से रवाना हुए। वे ट्रेन से गुआलंडी पहुंचे, जहां से अगले दिन उन्होंने स्टीमर द्वारा नारायणगंज की यात्रा की। जब स्टीमर नारायणगंज पहुंचा तो ढाका से आए स्वागत समिति के सज्जनों ने उनका अभिनंदन किया। 19 मार्च की दोपहर जब ट्रेन ढाका पहुंची तो नगर की ओर से प्रसिद्ध वकील बाबू ईश्वर चंद्र घोष, बाबू गगन चंद्र घोष ने उनका स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ ने उत्साहपूर्वक जय राम कृष्ण देव के नारा से उनका अभिनंदन किया। शहर के अनेक शैक्षणिक संस्थानों के छात्र भी उपस्थित थे। स्वागत जुलूस
मुख्य मार्गों से होता हुआ स्वर्गीय बाबू मोहिनी मोहन दास जमींदार की हवेली तक पहुंचा, जिसे स्वामी जी के निवास हेतु निश्चित किया गया था। वहां पहले से ही बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए एकत्रित थे। ढाका में प्रतिदिन सैकड़ों लोग स्वामी जी से मिलने और उनके धार्मिक उपदेश सुनने के लिए जुटते थे। लगातार 3 दिनों तक दोपहर में नियमित धार्मिक चर्चाएं आयोजित की गई। 24 मार्च को स्वामी जी की माता, मौसी और बहन अन्य परिजनों के साथ कलकत्ता से रवाना हुए और 25 मार्च को नारायणगंज पहुंचकर स्वामी जी के दल से मिली। उसी रात स्वामी जी ने शीतलक्ष्या नदी पर एक नाव में विश्राम किया। अगले दिन वे सभी दूसरी नाव से लंगल बंद के लिए चले और अगली प्रातः वहां पहुंचे। शीतलक्ष्या नदी धलसूरी से मिलती है और वह आगे चलकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिलती है। पौराणिक परंपरा के अनुसार लंगलबद्ध का महत्व भगवान श्री परशुराम की कथा से जुड़ा है। यहाँ प्रतिवर्ष बुद्ध अष्टमी का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भारी संख्या में तीर्थयात्री स्नान हेतु पहुंचते हैं। स्वामी जी और उनके साथियों ने भी इस पावन अवसर पर लंगलबंध जाकर ब्रह्मपुत्र में स्नान किया। धार्मिक स्नान के बाद वे सभी ढाका लौट आए और इस यात्रा से उन्होंने गहरा आनंद प्राप्त किया। ढाका लौटने पर उनके निवास स्थान पर प्रतिदिन अपार जनसमूह दर्शन और उपदेश पाने के लिए उमड़ती। स्वामी जी प्रातः से लेकर देर रात तक लोगों को मार्गदर्शन देते। विशेष रूप से दोपहर में 2-3 घंटे सत्संग और प्रवचन कर वे ज्ञान, भक्ति, श्रद्धा, त्याग, विवेक, वैराग्य, कर्मयोग, अन्य विषयों पर बोलते। श्रोतागण उनके सौम्य व्यक्तित्व, उनकी प्रखर बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो जाते। उनके प्रवचन गहन श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण, साथ ही प्रबल जीवन शक्ति और ओज से ओतप्रोत होते थे। स्वयं स्वामी जी भी पूर्वी बंगाल की प्राकृतिक छटा से अत्यंत प्रभावित हुए। इस विषय में उन्होंने 20 मार्च को श्रीमती बुल को पत्र लिखा। अंततः मैं पूर्वी बंगाल आ पहुंचा हूं। यह मेरा यहां पहला आगमन है और मैंने कभी नहीं जाना था कि बंगाल इतना सुंदर है। यहाँ की नदियां मानो विशाल जलराशि से लहराते सागर हों। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, निरंतर सृजन। यहाँ के गांव भारत में सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर गांव है। श्रीमती सेवियर को मैं बेलूर में छोड़ आया हूं। वे इस समय मिसेज बनर्जी की गेस्ट है, जिन्होंने नदी के किनारे नीलांबर मुखर्जी का घर पुराना मठ किराए पर लिया है। वे शीघ्र ही यूरोप रवाना होंगी। 29 मार्च को उन्होंने फिर उसे लिखा। मेरी मां, मौसी और चचेरी बहन 5 दिन पहले ढाका आई थी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में एक बड़ा पवित्र स्नान था। जब भी ग्रहों का कोई विशेष संयोग होता है, जो बहुत ही दुर्लभ है, तो एक विशाल जनसमूह नदी के किसी विशेष स्थान पर एकत्र होता है। इस वर्ष 1 लाख से भी अधिक लोग आए थे। मीलों तक नदी नावों से ढकी हुई थी। नदी वहां लगभग 1 मील चौड़ी होते हुए भी कीचड़ का एक ढेर सी लग रही थी, लेकिन इतना ही काफी था। हमने स्नान किया, पूजा की, सब कुछ पूरा किया। मुझे ढाका काफी अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मां और अन्य महिलाओं को चंद्रनाथ ले जाने वाला हूं, जो बांग्लादेश के सुदूर पूर्वी छोर पर स्थित एक पवित्र स्थान है। ढाका के शिक्षित समाज के आग्रह पर स्वामी जी ने 30 मार्च को एक व्याख्यान दिया, जो 1 घंटे तक चला। लगभग 2000 लोग जगन्नाथ कॉलेज में उन्हें सुनने के लिए एकत्र हुए। उनका विषय था, मैंने क्या सीखा है। अगले दिन उन्होंने फिर भाषण दिया। इस बार पोगोज स्कूल के पास के खुले मैदान में उन्होंने लगभग 2 घंटे तक हम जिस धर्म में जन्मे हैं विषय पर बोला। दोनों व्याख्यानों का जोरदार स्वागत हुआ और उनके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोग उनके संदेश और भारत के पुनरुत्थान की उनकी योजनाओं का गंभीर अध्ययन करने के लिए प्रेरित हुए।
जय स्वामी विवेकानंद।